Hello everyone, welcome to our channel. This is क्लास नंबर सेकंड ऑफ जोग्राफिकल थॉट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने जोग्राफी सीरीज़ स्टार्ट की थी। जोग्राफी सीरीज़ में हमने जोग्राफिकल थॉट स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्लास में हमने ग्रीक्स, रोमन्स और डार्क एज के बारे में बताया था। आज हम एंशिएंट इंडियन जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट जो भी हैं, इसके साथ साथ चाइनीज़, इसके बाद हम फिर अरब जोग्राफर देखेंगे आज की क्लास में ही। एंड अरब के बाद जो डिस्कवरीज और एक्सप्लोरेशंस हुए हैं वो देखेंगे। तो पेशेंस बनाकर क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। क्लास 1 से 1.5 घंटे की रह सकती है, तो पूरी शिद्दत से क्लास को देखना है। और अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हमने बताया हुआ है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर यूनिट वाइज नोट्स चाहिए तो 299 में यूनिट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, और कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आपको 2999 में पूरा कंप्लीट नोट्स का सेट दे दिया जाएगा, ठीक है जी। तो एंशिएंट इंडियन जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें जो देखिए डार्क एज आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। डार्क एज कहाँ पर था? यूरोप में था, यूरोप में। लेकिन बाकी जगह पर डेवलपमेंट चल रहा था, इंडिया में, चाइना में या साउथ ईस्ट एशिया में जो फिलोसफर थे वो अपना वर्क कर रहे थे। यूरोप में ही डार्क एज था, बाकी जगह डार्क एज नहीं था, ठीक है जी। तो ऐत्रेय ब्राह्मणा में क्या मिलता है? फाइंड मटेरियल्स रिगार्डिंग रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मटेरियल्स मिलते हैं किससे रिलेटेड? जो रीजनल ज्योग्राफी है इंडिया की उससे रिलेटेड। सतपथा ब्राह्मणा में सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन है किसका? ज्योग्राफी की अलग अलग ब्रांचेस, जैसे एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ठीक है, इनको भी अलग अलग कर कर देखा गया है, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। इसके साथ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, तो यहाँ पर इनका वर्णन हुआ है। वहीं रामायण की बात करें, रामायण में जब आप देखते हो माउंटेन का भी जिक्र है, हनुमान जी पर्वत उठा कर लेकर आते हैं तो माउंटेन का जिक्र है यहाँ पर। रिवर्स का जिक्र है, सी का जिक्र है, समुद्र का भी जिक्र है, राम सेतु जहाँ बना था। एंड प्लेट्यू एंड इम्पोर्टेंट प्लेसेस, चाहे कर्नाटका की हो, चाहे तमिलनाडु का हो, ठीक है, कोस्ट हो, या यूपी का हो, जितने भी जगह आती हैं वो मेंशन है कहाँ? रामायण में। महाभारत में सर्व एज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज। तो महाभारत में भी जोग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। प्लेसेस के बारे में भी बताया गया है यहाँ भी, जैसे कुरुक्षेत्र के बारे में, ठीक है। और जो महाजनपद थे, सारे जोग्राफिकल रीजन हैं, उनके बारे में भी बताया था, तो ये भी ध्यान रखना है। भुवन कोश में क्या लिखा गया है? डील्स अमंगस्ट अदर थिंग्स विद क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। भुवन कोश में क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रोलॉजी के बारे में डिटेल से लिखा गया है, तो ध्यान रखना है। ऐत्रेय ब्राह्मण, सतपथा ब्राह्मण, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। बार बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी पूछ लिया कि भूगोल टर्म कहाँ था, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा गया है सूर्य सिद्धांत में जो टर्म भूगोल हैज़ बीन फर्स्ट यूज्ड इन द सूर्य सिद्धांत एंड इट्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। अब सूर्य सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, भूगोल टर्म पहली बार यहीं इस्तेमाल किया गया था। भूगोल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट में सीधा सीधा पूछा है कि भूगोल टर्म सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ था, तो इसका सही आंसर सूर्य सिद्धांत है। ये चीज़ें आप छोड़कर चले जाते हो जो कि फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती हैं, तो ध्यान रखना है। सारे फैक्ट्स आपको पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। पद्म पुराण में किसके बारे में बताया गया है? भूगोल, खगोल और ज्योतिष के बारे में यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। भूगोल ज्योग्राफी को बोला है, खगोल साइंस ऑफ स्पेस को, एंड ज्योतिष ये किसको बोला है? एस्ट्रोलॉजी को। कहाँ डिफरेंस दिया गया है? पद्म पुराण में। भूगोल टर्म सूर्य सिद्धांत में, भुवन कोश में क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रोलॉजी के बारे में डिटेल में,
महाभारत में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज, रामायण में अलग अलग जगह का माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू, इन सब का जिक्र किया गया है। सतपथा ब्राह्मणा में ज्योग्राफी की जो वेरियस ब्रांचेज हैं उनका डिस्क्रिप्शन। ऐत्रेय ब्राह्मणा में रीजनल ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। प्रोमिनेंट एंशियंट स्कॉलर्स ऑफ इंडिया कौन कौन रहे हैं? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। एक एक कर देख लेते हैं इनका कंट्रीब्यूशन, जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं उनका यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट, ये तस्वीर आर्यभट्ट की है। आर्यभट्ट के बारे में अगर देखें तो इनका टाइम पीरियड 476 से 550 एडी के बीच रहा है। इस टाइम जैसा कि हमने बताया यूरोप में क्या था, यूरोप में डार्क एज पीरियड था, यूरोप में डार्क एज पीरियड। अब आपसे डार्क एज पीरियड का टाइम पीरियड पूछें कि डार्क एज पीरियड कब से कब तक रहा, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में बताया 300 से 1200 एडी टाइम माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है यूपीपीजीटी में, तो ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है। तो जो जब डार्क एज पीरियड था यूरोप में, उस टाइम भारत में आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ग्रेट मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ज्योग्राफर ऑफ क्लासिकल इंडियन पीरियड के रहे हैं। गणित में भी इनका योगदान रहा है, एस्ट्रोनॉमी में भी रहा है एंड ज्योग्राफी में भी रहा है। एक एक कर अब देख लेते हैं। आर्यभट्ट के दो इम्पोर्टेंट वर्क है, आर्यभाटिया एंड आर्य सिद्धांता। दोनों नाम याद रखना है, आर्यभाटिया एंड आर्य सिद्धांता। ये जो दोनों वर्क हैं इनके, ये डील करते हैं मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से। इसमें इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया है, ठीक है जी, प्लैनेट्स के बारे में बताया है, प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में बताया है, सोलर सिस्टम के बारे में, मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए हैं। जीरो की खोज किसने की? ये भी आर्यभट्ट ने की। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आर्यभट्ट सिस्टम ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज कॉल्ड द ओद अकाया सिस्टम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जो आर्यभट्ट का सिस्टम है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, उसको ओद अकाया सिस्टम बोला गया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए? पहला ध्यान रखना, ही बिलीव दैट द प्लैनेट्स ऑर्बिट आर इलिप्टिकल रेदर देन सर्कुलर। अब देखिए ध्यान से समझना है, सन है, ठीक है। अब जो इनका ऑर्बिट है प्लैनेट्स का, वो सर्कुलर ना होकर इलिप्टिकल है। कैसा है? इलिप्टिकल है। ये बताने वाले कौन थे? ये बताने वाले आर्यभट्ट थे। वरना पहले ये भी मान लेते थे कि सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर, जो कि गलत है। आर्यभट्ट ने सर्कुलर न बताकर कैसा बताया? इलिप्टिकल बताया। ही करेक्टेड इंसिस्टेड दैट द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस डेली। अर्थ अपने एक्सिस पर डेली रोटेट करती है। ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है, अर्थ अपने एक्सिस पर डेली रोटेट करती है। ये भी किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट डिस्क्राइब्ड अ जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। हालांकि आर्यभट्ट ने सन को सेंटर में नहीं रखा, इन्होंने बोला सेंटर में कौन है? पृथ्वी ही है, सेंटर में पृथ्वी भी है। इन्होंने क्या है? जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को ही मान्यता दी, ठीक है, जो कि आगे चलकर फिर गलत ठहराया जाए कोपरनिकस के द्वारा। कोपरनिकस ने क्या है? कोपरनिकस, इन्होंने क्या है? हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था। ध्यान रखना है, आर्यभट्ट जियोसेंट्रिक मॉडल को ही सत्य मानते थे उस टाइम 476 से 550 एडी के बीच, ठीक है, ध्यान रखना है। सोलर और लूनर एक्लिप्सिस वर साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड बाय आर्यभट्ट। जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं, इनको भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश किसने की? आर्यभट्ट ने ही की। इसके साथ साथ ही एक्सप्लेन्ड एक्लिप्सिस इन टर्म्स ऑफ शैडोज कास्ट बाय एंड फॉलिंग ऑन द अर्थ। अब देखिए, जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण के टाइम जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर शैडो आती है, छाया आती है, इसको भी एक्सप्लेन किसने किया? इसको भी आर्यभट्ट ने ही एक्सप्लेन किया। ही स्टेटेड दैट द मून एंड प्लैनेट शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। अब देखिए, जो मून है या प्लैनेट्स है, उन अपनी तो कोई प्रकाश इनके पास होता नहीं है, ये किससे चमकते हैं?
जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, उसकी वजह से चमकते हैं। तो ये भी किसने बताया? आर्यभट्ट ने। जीरो की खोज किसने की? जीरो की नॉलेज ये भी आर्यभट्ट ने दी। एंड ही यूज्ड लेटर्स ऑफ अल्फाबेट टू डिनोट नंबर्स एक्सप्रेसिंग क्वांटिटीज। ये सब आर्यभट्ट का काम है, ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, कोई यहाँ पर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब चलते हैं ब्राह्मीर की तरफ। ये ब्राह्मीर की तस्वीर है, ध्यान रखना है। ठीक है, मन में इनको उतार लेना है। ये आर्यभट्ट है। अगर देखिए तस्वीर से, पिक्चर से चीज़ें आपको थोड़ी और क्लियर हो जाती हैं। ये आर्यभट्ट है। ठीक है, ये कौन है? ब्राह्मीर है। ब्राह्मीर के बारे में देखें तो 550 से लेकर 587 एडी इनका टाइम पीरियड रहा है। टाइम पीरियड ध्यान रखना है। वन ऑफ द 9 ज्वेल्स। अब देखिए पहले राजा महाराजा क्या है, अपने कोर्ट में, अपने दरबार में क्या है, अलग अलग विद्वानों को रखते थे, अलग अलग विद्वानों को रखते थे। अब उनमें देखिए कोई इकोनॉमी से रिलेटेड नॉलेज रखता था। ठीक है, कोई फिलोसफर होता था, कोई संगीत से रिलेटेड किसी को नॉलेज होती थी। ठीक है, किसी को म्यूज़िक से रिलेटेड, अलग अलग क्षेत्र में नॉलेज होती थी। तो ये कोर्ट में विद्वानों को रखते थे जो किंग होते थे, किंग। ऐसे ही जो यशोधर्मन है, यशोधर्म विक्रमादित्य मालवा के, सिंपल याद रखना, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कहाँ के? मालवा के। इनके दरबार में कौन थे? ब्राह्मीर थे। ठीक है, जो नवरत्न थे, नवरत्न विक्रमादित्य के कोर्ट में नवरत्न थे, उनमें से एक ब्राह्मीर भी थे, ये ध्यान रखना है। ही कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ, इन्होंने भी मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल एरियाज में अपना योगदान दिया। इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड ये है कि इन्होंने जो सोलर और लूनर एक्लिप्स हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन सोसाइटी पर, ये डिस्क्राइब किसने किया? ब्राह्मीर ने। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ध्यान रखना है ब्राह्मीर के बारे में। क्लियर? ब्रह्मगुप्त के बारे में देखते हैं। ये ब्रह्मगुप्त हैं, ध्यान रखना है इनकी पिक्चर को भी। ब्रह्मगुप्त है। ब्रह्मगुप्त की बात करें, टाइम पीरियड 597 से लेकर 668 एडी रहा है। इनके 2 इम्पोर्टेंट काम हैं, ब्रह्मा स्फुटा सिद्धांता, नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन याद रख लेना, एंड खंडक दायका। ठीक है, ये ध्यान रखना है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए तो आप एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इन दोनों वर्क को याद रखना है। पहले वर्क में क्या बोला इन्होंने? एक्सटेंसिव ट्रीटाइज ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर थियोटिकल ट्रीटाइज दिया। एंड जो खंडक दायका है, इसमें प्रैक्टिकल टेक्स्ट के बारे में बताया। एक तरह से जो पहला वर्क था इनका, इसमें इन्होंने थियोटिकल कॉन्सेप्ट दिए, थियोटिकल कॉन्सेप्ट। एंड जो दूसरा वर्क है, इसमें इन्होंने प्रैक्टिकल टेक्स्ट दिए। ठीक है, इसमें एक तरह से प्रैक्टिकल टेक्स्ट दिए, तो दोनों को ध्यान रखना है। ब्रह्मगुप्त वॉज द फर्स्ट टू गिव रूल्स टू कंप्यूट विद जीरो। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने रूल दिए जीरो के साथ, जीरो के साथ कंप्यूट कर कर। कौन देने वाले थे? ये थे ब्रह्मगुप्ता। ये ध्यान रखना है, इनके दोनों वर्क याद रख लेना है। फिर आते हैं भास्कराचार्य। ये पिक्चर भास्कराचार्य की है। इनके बगल में किताबें रखी हुई हैं, लीलावती, ग्रहण, गणिताध्याय। ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं, ये भी इन पर भी नज़र मार लेनी चाहिए, कब क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 1114 से 1185 एडी इनका मेन वर्क सिद्धांत शिरोमणि है, इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत शिरोमणि पूछ लिया जाता है कि किनका कार्य है। ठीक है, भास्कराचार्य का। किनका? भास्कराचार्य का, ध्यान रखना है। सिद्धांत शिरोमणि 4 पार्ट में, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, मैथ्स ऑफ प्लैनेट्स एंड स्पेयर, 4 पार्ट में डिवाइडेड है सिद्धांत शिरोमणि। ही इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन टू एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स एंड कंप्यूटेशन। देखिए भास्कराचार्य के बारे में बस आपको याद इनका वर्क रखना है। इनका वर्क अगर आपने याद रख लिया काफ़ी है, सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने 4 स्कॉलर्स देखे, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता,
व्रामीर एंड आर्यभट्ट। इन चारों में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हो। आर्यभट्ट, व्रामीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। फिर चलते हैं आगे, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो, कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मैकेनिकल ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स डेवलप्ड इन द लास्ट फेज ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूनिवर्स का जो मैकेनिकल ओरिजिन है ये किस फेज में बताया गया? ऋग्वेदा के लास्ट फेज में बताया गया, इसके बारे में जिक्र किया। यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड हिंदी में है। अब देखिए ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड। अब ये क्या है? एक तरह से जो लॉर्ड ब्रह्मा है उनका अंश माना जाता है। लॉर्ड ब्रह्मा का अंश, ब्रह्मा का अंश, इसलिए इसको ब्रह्मांड बोला जाता है, इंग्लिश में यूनिवर्स। ये भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी। एपिक्स एंड पुराण्स डिवाइडेड इट इनटू 7 अपर एंड 7 इंटरनल डिवीज़न। ब्रह्मांड को 7 अपर और 7 इंटरनल डिवीज़न में, जो महापुराण है, पुराण है, ठीक है, और जितने ग्रंथ है उनमें 7 अपर और 7 इंटरनल डिवीज़न में डिवाइड किया है, ध्यान रखना है। द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ वॉज विजुअलाइज बाय ऐत्रा ब्राह्मण में। अर्थ को स्फेरिकल शेप में बताया है। अर्थ को कैसी शेप में? स्फेरिकल शेप में बताया। सर्कुलर किसने बताया था? भूले तो नहीं है, लास्ट क्लास में बताया था। सर्कुलर होमर ने बोला था। डिस्क की तरह किसने बताया? थेल्स ने। स्फेरिकल हालांकि ग्रीक्स ने भी बताया था, लेकिन यहाँ पर भी ऐत्रेय ब्राह्मण में अर्थ को स्फेरिकल शेप में बताया। इन पुराण्स में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, रेफरेंस मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ एरिया हैं, जैसे निरक्ष देश, जिसको क्या है? नर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर्क। जो इक्वेटोरियल बेल्ट है उस एरिया को क्या है? हेल बोला जाता है। जैनिथ यानी मेरू, नॉर्थ पोल को बोला जाता है। एंड बड़वानल, ये बड़वानल किसको? 90 डिग्री यानी कि साउथ पोल को बोला जाता है। ये कभी पूछ लिया जाए तो आप बता देना है, इसलिए थोड़ी नज़र यहाँ भी रख लेना है। नर्क देश, ठीक है, नरक का देश एक तरह से हेल, इक्वेटोरियल बेल्ट को, नॉर्थ पोल को जैनिथ यानी मेरू बोला गया है। एंड नादिर, बड़वानल, ये साउथ पोल को बोला गया है। द पुराण्स कंसिडर द अर्थ टू बी फ्लोटिंग ऑन वाटर लाइक अ सेलिंग बोट इन अ वाटर। पुराण में पृथ्वी को कैसे बताया गया है? पुराण में बोला गया है कि पृथ्वी ऐसे तैरती है पानी के ऊपर, जैसे पृथ्वी पानी के ऊपर ऐसे तैरती है जैसे बोट तैरती है। ठीक है, जैसे कोई नाव तैरती है, ये पुराण में बोला गया है। ऋग्वेदा में 5 सीजन मेंशन है एंड रामायण में 6 सीजन, ये ध्यान रखना है। ऋग्वेदा में 5 ऋतुओं की बात की गई है, रामायण में 6 ऋतुओं की बात की गई है। एज पर रेफरेंस फाउंड इन पुराण, पुराण में अब देखिए 7 द्वीपों की बात की गई है। 7 द्वीप, ठीक है, 7 द्वीपों की, जो आज हम 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं अलग अलग, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। तो ऐसे ही पुराणों में 7 द्वीपों का वर्णन किया गया है। 7 के 7 द्वीप एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पूरी हमारी उस टाइम का, देखिए अब आप बोलोगे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका मिसिंग है, तो उस टाइम भैया इनके बारे में जानकारी नहीं थी, मैप पर प्रदर्शित नहीं थे, सिर्फ इतने क्षेत्र को ही उस टाइम जानते थे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इधर से चलते हैं। प्लस का किस वाले एरिया को बोला गया है? जो अफ्रीका से ऊपर वाला पार्ट है और कुछ यूरोप वाला पार्ट है, इसको प्लस का बोला गया। क्रोंच जो यूरोप का, ईस्ट यूरोप का पार्ट है, ठीक है, ईस्ट यूरोप का पार्ट, इसको क्रोंच बोला गया है, यूरोप का पार्ट है। कुश ये अफ्रीका का वेस्ट पार्ट और साउथ पार्ट है, उसको बोला गया है अफ्रीका का। सालमली, ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था कि सालमली द्वीप किसको बोला गया? ईस्ट अफ्रीका को। किसको? ईस्ट अफ्रीका को सालमली द्वीप बोला गया है। ईस्ट अफ्रीका प्लस मेडागास्कर को सालमली। फिर से याद कराते हैं, ऊपर से अगर देखें तो क्रोंच प्लस का कुश सालमली,
क्रॉन्च प्लस का कुश सालमली। जम्बू द्वीप ये इंडिया और प्लस इंडिया के ऊपर चाइना, ये सारा पार्ट इसमें आ जाता है। चाइना का आधा पार्ट, आधा इधर आएगा पुष्कर की तरफ, ठीक है। इंडिया के ऊपर जैसे नेपाल वगैरह हैं, ये सब जम्बू द्वीप में आते थे, श्रीलंका वगैरह, ठीक है। पुष्कर ये चाइना का ईस्टर्न वाला पार्ट, और जो ये कंट्रीज हैं यहाँ पर जापान वगैरह, ये सब पुष्कर में आते हैं। शक में ऑस्ट्रेलिया और जो छोटे छोटे आइलैंड है वो आते हैं। क्लियर? सातों में कोई दिक्कत है? फिर से बताते हैं, क्रॉन्च प्लस का कुश सालमली, जम्बू, पुष्कर एंड शक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इनके नामकरण कैसे हुआ वो भी बता देते हैं सातों द्वीपों का। जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का नाम कैसे पड़ा? एक पेड़ है, कौन सा? यूगिनिया जम्बोलिना, ये पेड़ है, इसकी वजह से जम्बू द्वीप पड़ा, इसकी वजह से जम्बू द्वीप नाम पड़ा, ठीक है, जम्बू द्वीप। कुशद्वीप, कुशद्वीप एक घास है, कुश घास, उसके नाम पर पड़ा, या इसको पोआ घास भी बोलते हैं। प्लस का द्वीप, प्लस का ये एक पेड़ है, प्लस का पेड़, उसकी वजह से प्लस का द्वीप। पुष्कर द्वीप, यहाँ पर देखिए जो कमल हैं उनकी झीलें मिलती हैं, इसलिए इसका नाम पुष्कर पड़ा। सालमली किसकी वजह से? सिल्क कॉटन ट्री की वजह से सालमली द्वीप पड़ा, सिल्क कॉटन ट्री। क्रॉन्च ये कौन सा पार्ट है? नॉर्थ वेस्ट यूरोप वाला पार्ट है। एंड शकद्वीप साउथ ईस्ट एशियन और ऑस्ट्रेलियन वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं भी बनाओगे ना तो चलेगा, क्यों? ऑस्ट्रेलिया की खोज तो बाद में हुई थी, कुक के द्वारा, जेम्स कुक के द्वारा की गई थी, तो इसको आप मिटा भी सकते हो। इसकी जगह आप, ठीक है, इसकी जगह आप मेंशन करना है जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है वो, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है, साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट। कोई दिक्कत सातों द्वीप में? सप्त सिंधवा नाम कैसे पड़ा? ये वैदिक आर्यंस के द्वारा बोला गया, किसको? जो पंजाब प्लेन है उसको सप्त सिंधवा, सप्त, ये सॉरी सप्त सिंध। सप्त सिंध क्यों? देखिए अब यहाँ पर 7 नदियाँ थी, 7 नदियाँ थी, कौन कौन सी नदियाँ पूछ लिया जाता है, ये पूछा गया है। इंडस, जो हमारी इंडस, इंडस की सहायक है, इंडस, झेलम, चेनाब, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, रावी, ब्यास, सतलुज, 6 हो गई, और एक सरस्वती, सरस्वती। इन 7 नदियों को सप्त सिंधवा रीजन बोला गया है। क्लियर? ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से सप्त सिंधवा में कौन सी नदी नहीं है, गंगा दे देंगे, यमुना दे देंगे, ऐसे याद रखना। आर्यवर्त, डेजिग्नेशन ऑफ आर्यन डोमिनेटेड इन द डेज ऑफ बुद्धायन एंड मनु, मनु के टाइम पर जो आर्यंस आए थे उन जहाँ रहने लगे थे, इसी को आर्यवर्त बोला गया है। इन और इंदु या हिंदू, ये डेरियस वॉज अप्लाइड बाय डेरियस एंड हेरोडोटस, इनके द्वारा बोला गया है। अब देखिए ये फारसी लैंग्वेज है, जो फारसी लैंग्वेज है, फारसी, इसमें अब सिंधु वाला रीजन है, जैसे सप्त सिंधवा, तो सिंध वाला रीजन है, तो फारसी भाषा में से को है प्रोनाउंसिएशन करते हैं, से को है की तरह यूज़ किया जाता है, इसलिए सिंध को, सिंध वाले रीजन को जो सप्त सिंधवा है उसको हिंद बोला गया। तो इस तरह से यहाँ पर हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये फारसी भाषा का शब्द है जो से को है प्रोनाउंशिएट करते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इंडियन एंशिएंट ज्योग्राफर में, चाइनीज़ ज्योग्राफर में याद रखना है, फादर ऑफ चाइनीज ज्योग्राफी फाई हसुई है, इनका नाम याद रखना है, फाई हसुई। ट्रेडिशनली देयर वॉज एन एंशिएंट बिलीफ इन चाइना दैट द हेवंस वर राउंड एंड अर्थ स्क्वायर। चाइना में एक क्या है, बिलीफ था, एक विश्वास था कि जो स्वर्ग है, जो स्वर्ग है वो कैसा है, राउंड है, वो कैसा है, राउंड है, और जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है हमारी वो कैसी है, स्क्वायर शेप में, पृथ्वी स्क्वायर शेप में। ये चाइना में बिलीफ था, ऐसा विश्वास था, ठीक है जी। एंशिएंट इंडियन जोग्राफर्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर अरब जोग्राफिकल थॉट देखते हैं कि अरब्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है।
तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि डार्क एज कहाँ यूरोप में थी, लेकिन अदर पार्ट्स में क्या है डेवलपमेंट चल रहा था। तो इस फेज़ में अरब लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो एक एक कर हम जितने भी अरब जोग्राफर हैं यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अरब्स की बात करें तो द प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ द अरब हैज़ बीन राइटली कॉल्ड एज डार्क एज इन द यूरोपियन एंड क्रिश्चियन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हम बता चुके कि अरब्स का जो टाइम पीरियड है वो यूरोपियन और क्रिश्चियन पार्ट्स में क्या था, डार्क एज कहलाता था। अरब्स का कंट्रीब्यूशन 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक देखने को मिलता है। उसके बाद फिर क्या है, डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन वाला जो फेज़ है वो शुरू हो जाता है, डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशंस, तो वो वाला फेज़ शुरू होगा। इससे पहले अरब्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे 641 AD में उन्होंने पर्शिया को जीत लिया। पर्शिया वो क्षेत्र है जो अब प्रेजेंट में इराक है, ईरान के पास एक कंट्री है इराक, तो ये पर्शिया है, ठीक है। 642 में उन्होंने इजिप्ट पर भी कंट्रोल अपना कर लिया था, पहले पर्शिया पर फिर इजिप्ट पर, उसके बाद फिर जो सहारा डेजर्ट है वो भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। मुस्लिम रूल वॉज एक्सटेंडेड टू फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, सेंट्रल एशिया, नदर्न चाइना, इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मलेशिया एंड सम आइलैंड ऑफ द अरेबियन सी एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया था। द अरब जोग्राफिकल लिटरेचर केम टू वर्ल्ड इन द 800 AD एंड 762 में दे फाउंडेड न्यू सिटी ऑफ बगदाद, जो इराक की कैपिटल है। इराक की कैपिटल क्या, बगदाद, बगदाद। ये कब बनाई, 762 AD में, 762 AD में। ये पॉइंट्स कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना है, इन फैक्ट से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको हाईलाइट किया है कि बैतुल हिकमा क्या है, पूछ लिया जाएगा। बैतुल हिकमा एक अकेडमी का नाम है। ये इस्टेब्लिश्ड किसके द्वारा की गई, हारून अल राशिद के द्वारा इस्टेब्लिश्ड की गई। जहाँ बताएं कि इम्पोर्टेंट है वो आया है एग्जाम में या आएगा, संभावना पूरी की पूरी है। बैतुल हिकमा एक अकेडमी है, हारून अल राशिद के द्वारा इस्टेब्लिश्ड की गई। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, What were the factors responsible for the growth and development of geographical knowledge in Arab world? कि आखिर अरब्स ने इतना डेवलपमेंट, इतनी ग्रोथ कैसे की, कौन कौन से फैक्टर रहे जिनकी वजह से उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया। तो यहाँ पर हम 5 पॉइंट बताते हैं। पहला, ओपन माइंड एंड इनक्यूसिटिव नेचर। देखिए ये जो अरब्स थे ओपन माइंडेड थे, ओपन माइंडेड, ठीक है। ये एक जगह रुकते नहीं थे, ट्रैवलर थे, मोस्टली ट्रैवलर, घूमते रहते थे, ठीक है। ट्रेडर्स थे, ट्रेड करते रहते थे, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे किदवंतियाँ बनी रहती हैं या ऐसी धारणाएं हैं कि समुद्र पार नहीं करना है या अपने प्रदेश से अलग नहीं जाना है, तो ये ऐसे नहीं थे, इनका ओपन माइंड था, ठीक है। ये व्यापार भी करते थे, ठीक है, घूमते भी थे, ट्रेडर्स और ट्रैवलर, ठीक है, ये सब थे। तो इनका नेचर ओपन माइंडेड था। दूसरा, इस्लामिक ब्रदरहुड, ठीक है, इस्लाम को मानते थे। तो यहाँ पर एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ इस्लामिक है, तो इस तरह से ये भाईचारा था आपस में इनका कि ये इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, तो इनके बीच में एक तरह से धर्म को लेकर भाईचारा बना रहता था, इस्लामिक ब्रदरहुड, ठीक है। थर्ड, पिलग्रिमेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो मक्का मदीना है, मक्का मदीना, यहाँ पर ये क्या है, जाते थे, इकट्ठे होते थे लोग, ठीक है। एक तरह से मक्का मदीना में जाते हैं, यहाँ पर क्या है, लोग इकट्ठा होते थे, ठीक। फोर्थ, ट्रेड और कॉमर्स, ये हमने बताया कि ट्रेड करते थे, ठीक है, ट्रेड करते थे। एंड फिफ्थ, मैरीन एडवेंचर्स थे, ठीक है। जो इनकी नेवी थी, इन बोट थी,
वो बहुत ज़्यादा विकसित थी और ये जो समुद्र है उसमें एडवेंचर करते रहते थे। तो ये 5 पॉइंट है जिनकी वजह से इन्होंने ग्रोथ और डेवलपमेंट की थी उस फेज में। ठीक है जी। कभी मेंस लिखने को आए, वैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ मेंस का काम नहीं है, लेकिन अदर किसी भी राज्य में अगर मेंस है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डायग्राम बनाकर भी और पॉइंट्स लिख कर भी। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू अरब्स, अरब के अनुसार वेस्टर्न लिमिट ऑफ द हैबिटेबल वर्ल्ड वॉज एट द एंड ऑफ मेडिटेरेनियन सी। अरब्स के अनुसार जो मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, तो इसका जो वेस्ट पार्ट है, इसका वेस्ट पार्ट है वही हैबिटेबल वर्ल्ड का एंड है। मीन्स यहाँ तक ही लोग रहते हैं, इसके बियॉन्ड लोग नहीं रहते, जो कि गलत है। इसके वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी हैं। ठीक है जी। ईस्टर्न एट सिला जापान, तो इन्होंने वेस्ट में तो बताया कि मेडिटेरेनियन सी के वेस्टर्न जो लिमिट है वहाँ तक हैबिटेबल वर्ल्ड है, और ईस्टर्न में क्या बोला कि जापान तक। कहाँ? सिला, उस टाइम जापान को क्या है, सिला बोलते थे, जापान तक है। ठीक है, ये इन्होंने बोला। ध्यान रखना, वेस्टर्न मार्जिन अरब्स ने क्या बताया, ईस्टर्न मार्जिन क्या बताया। नदन क्या बोला, इन द लैंड ऑफ याजूज माजूज साइबेरिया। मीन साइबेरिया वाले क्षेत्र को बताया कि साइबेरिया वाले क्षेत्र तक लोग रहते हैं। एंड साउथ में, साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के थोड़ा साउथ तक इन्होंने बताया। इस तरह से इन्होंने हैबिटेबल जोन बताया दुनिया का। ठीक है, अरब के अनुसार ये हैबिटेबल वर्ल्ड था। ठीक है जी, ये चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब लिस्ट देख लेते हैं अरब जोग्राफर्स की। पहले हम इबन होकल अबू अल मोहम्मद कासिम के बारे में 1-2 पॉइंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट है अल मसूदी, अल बरूनी इम्पोर्टेंट है, वैसे सारे ही इम्पोर्टेंट है। अल मसूदी, अल बरूनी, अल इदरीसी क्वेश्चन पूछा गया। इबन बतूता, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। इबन खालदून, बालाकी, अल मकदिसी, इबन सीना, सारे यहाँ से सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एक कर कर हम बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। पहला, इबन होकल अबू अल मोहम्मद कासिम। इनका रियल नेम क्या था? मोहम्मद अब्दुल कासिम। नाम नोट करना है। रेसिडेंट ऑफ बगदाद, कहाँ के रहने वाले? बगदाद के। ये इम्पोर्टेंट बुक है। इनकी मेन वर्क अ बुक ऑफ रूट्स एंड रिम्स, पूछा गया क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट लिखवा रहे हैं तो पूछा गया क्वेश्चन है। किसने लिखी? अ बुक ऑफ रूट्स एंड रिम्स, मोहम्मद इबन होकल अबू अल मोहम्मद कासिम ने। ठीक है, नाम याद रखना है। इनके अनुसार कैस्पियन सी डिड नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द नदर्न ओशियन। इन्होंने कैस्पियन सी को क्या है, इनलैंड ओशियन बताया। कैस्पियन सी को इनलैंड सी बताया। क्या बताया? इनलैंड सी बताया कि इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है नदर्न ओशियन के साथ। इनके अनुसार यूरोप क्या है, एक टापू है, आइलैंड है। ठीक है, इन्होंने यूरोप को क्या है, सीधे शब्दों में एक आइलैंड बता दिया। क्या बता दिया? आइलैंड। तो इनके बारे में क्या याद रखना है? इबन होकल अबू अल मोहम्मद कासिम के बारे में ध्यान रखना है। इनकी बुक का नाम अ बुक ऑफ रूट्स एंड रिम्स। ठीक है, यूरोप को आइलैंड बोला और कैस्पियन सी को बोला कि कोई कनेक्शन नहीं है नदर्न ओशियन के साथ। ये पिक्चर है अल मसूदी की, ध्यान रखना है। अल मसूदी, इनका काफ़ी योगदान रहा है। एक एक पॉइंट अभी देख लेते हैं। ठीक है, पिक्चर इसलिए लगाई है कि आपके ब्रेन में बैठ जाए चीज़ें, दिमाग में तस्वीर छप जाए, कोई गलती आप कर ना पाओ। ठीक है, एग्जाम में। अल मसूदी के बारे में देखें। अल मसूदी जोग्राफर, हिस्टोरियन, ट्रैवलर और राइटर थे। इनको हेरोडोटस ऑफ द अरब, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेरोडोटस ऑफ द अरब, हेरोडोटस ऑफ द अरब्स किसको बोला जाता है? हेरोडोटस ऑफ द अरब्स, याद करा देंगे यहीं पर ही। हेरोडोटस ऑफ द अरब अल मसूदी को बोला जाता है। किसको? हेरोडोटस ऑफ द अरब अल मसूदी को। ध्यान रखना है, भूलना नहीं। इनके फेमस वर्क्स, किताब मुराज अल दहाब, किताब अल तबक वाल इसराफ, किताब अखबार
अल जमान एंड किताब अल औसत। ये क्वेश्चन देखिए पूछ भी सकते हैं, लेकिन एक बार नज़र ज़रूर मार कर जाना जब भी आप एग्ज़ाम में जाओ, तो क्या पता कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। मोस्ट ऑफ द वर्क, जो भी इनके मोस्ट ऑफ द वर्क किसको छोड़कर, किताब मुराज अल दहाब को छोड़कर बाकी सब क्या है, लॉस्ट हो गए हैं, मीन्स खो गए हैं, बाकी सब खो गए हैं। अब तक क्या बचा हुआ है, किताब मुराज अल दहाब, जिसे गोल्डन मीडोज, इंपॉर्टेंट है, गोल्डन मीडोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन मीडोज किसको, किताब मुराज अल दहाब। ये ना पूछकर ये पूछ लेंगे कि गोल्डन मीडोज किसने लिखी, तो अल मसूदी ने लिखी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये तो ध्यान रखना ही रखना है, किताब मुराज अल दहाब, गोल्डन मीडोज। ठीक है, ही हैड अ क्लियर कॉन्सेप्शन ऑफ द स्पेरिसिटी ऑफ द अर्थ को इन्होंने स्पेरिकल बताया। अर्थ कैसी शेप में है, स्पेरिकल शेप में है, अर्थ का शेप कैसा है, स्पेरिकल है। ठीक है, ही बिलीव डैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व। अब इन्होंने क्या बताया, जो सरफेस है अर्थ का वो क्या है, कर्ड है। ठीक है, कैसा है, कर्ड है। ये हम पहले भी बता चुके थे कि जब जहाज आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जहाज आया, तो जब ये आएगा तो इसका जो झंडा है पहले ही दिखाई दे जाता है। ठीक है, पहले ही दिखाई दे जाता है जहाज से, क्योंकि जो सरफेस है ओशियन की भी वो भी कर्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अरेबियन सी के बारे में अल मसूदी ने क्या बोला कि अरेबियन सी को इन्होंने लार्जेस्ट बताया, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, अरेबियन सी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा कि अरेबियन सी को लार्जेस्ट सी किसने बोला, अल मसूदी ने। ही गेव डिटेल्स रिगार्डिंग द लोकेशन एंड साइज ऑफ द 7 सीज ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट के 7 सीज के बारे में किसने बताया, अल मसूदी ने। 7 सीज ऑफ द ईस्ट, अल मसूदी। कौन, अल मसूदी। द 7 सीज वर सिचुएटेड बिटवीन द अरब स्टेट एंड चाइना। 7 सी का जो जिक्र किया है इन्होंने, वो उनकी लोकेशन कहाँ बताई, अरब स्टेट से लेकर चाइना के बीच तक 7 सी के बारे में इन्होंने बताया। उनके नाम क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कर लोगे। सी ऑफ पर्शिया, लैरीवे सी, सी ऑफ हरकैंड, सी ऑफ सिलाहट या सी ऑफ कालावार, सी ऑफ कैदरेंच, सी ऑफ सैफ, सी ऑफ सेंजई। ठीक है, इन 7 के बारे में देख लेते हैं, प्रेजेंट नेम इनका क्या क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना है। सी ऑफ पर्शिया, ये जो पर्शियन गल्फ कंप्राइज द पर्शियन गल्फ और सी ऑफ मकरान, इनको मिलाकर सी ऑफ पर्शिया बताया इन्होंने। एक तरह से जो पर्शियन गल्फ है उसको ही सी ऑफ पर्शिया बोला है। लैरेवे सी की बात करें अगर, तो ये डेल्टा ऑफ द इंडस से लेकर कैप कैमोरीन तक, कैप कैमोरीन कहाँ, कन्याकुमारी तक। ठीक है, कन्याकुमारी। अब इन्होंने बोला है कि जो इंडस का डेल्टा है वहाँ से लेकर, अब देखिए आपको समझा देते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है अपना, लद्दाख है। ठीक है, ये पंजाब वाला क्षेत्र है, ये गुजरात वाला क्षेत्र, थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा और, ठीक है, ये कन्याकुमारी वाला पार्ट यहाँ तक। अब मान लीजिए ये इंडस रिवर है, फ्लो कर रही है, यहाँ पर जाकर गिर गई। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर, यहाँ से लेकर और ये वाला पार्ट इन्होंने इसको क्या बोला, सी ऑफ लैरेवे या लैरेवे सी बोला। सी ऑफ हरकैंड, सी ऑफ हरकैंड किसे बोला, बे ऑफ बंगाल को, सी ऑफ हरकैंड बे ऑफ बंगाल को। सी ऑफ सिलाहट या सी ऑफ कालाबार, सी ऑफ मलक्का को। ठीक है, कालाबार या सिलाहट ये मलक्का को। सी ऑफ कैदरेंज, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द पेनिनसुला ऑफ मलक्का इन द साउथ ऑफ द गल्फ ऑफ सियाम, थाईलैंड तक। एंड सी ऑफ सैफ, ये कोस्ट ऑफ थाईलैंड को बोला है, और सी ऑफ सेंजई सी ऑफ चाइना को बोला है। अब देखिए यहाँ पर जो लैरेवे सी है इसको आप अरेबियन सी भी बोल सकते हैं, अरेबियन सी, सिंपल भाषा में अरेबियन सी। ठीक है, और सी ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ।
लैरेवी सी अरेबियन सी ऑफ हैरकैंड, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, सी ऑफ सिलाट या सी ऑफ कालाबार, ये मलक्का सी को बोला है, ठीक है। ये सातों के सातों ध्यान रख लेना है। किसने बोले? अल मसूदी ने। कैस्पियन सी के बारे में अल मसूदी ने बोला, कैस्पियन सी इज नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ द सीज, ठीक है। सिंपली इन्होंने भी क्या बोला कि ये एक तरह से क्या है, इनलैंड सी है, किसी सी से कनेक्टेड नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। अटलांटिक ओशियन को डार्क ग्रीन सी किसने बोला? अल मसूदी ने। अल मसूदी ने, किसने? अल मसूदी ने अटलांटिक ओशियन को डार्क ग्रीन सी बोला, ठीक है जी। अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये भी अल मसूदी ने बोला। इन्होंने क्या बोला? ही ओपन दैट साल्ट इन द सी और ओशियन, ये कहाँ से आते हैं? अब देखिए, इन्होंने सीधा बोला जो ये ओशियन या सी है इसमें नमक कैसे आता है, जो लैंड है, लैंड से जो भी रिवर बहती हैं वो कहाँ गिरती हैं? सी में। अब ये अपने साथ सेडिमेंट लाती हैं, वो जमा कर देती हैं, इसकी वजह से सॉल्ट कहाँ? ओशियन या सी में सॉल्ट कहाँ से आता है? नदियों से आता है। किसने बोला? अल मसूदी ने। ही गेव अ गुड अकाउंट ऑफ द पीरियोडिक विंड, इन्होंने मॉनसून विंड की बात की, ठीक है, अल मसूदी ने। ही एग्रीड विद अल बट्टानी, अल बट्टानी से एग्री करते थे। द शेप ऑफ अफ्रीका वॉज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज वी नो इट टूडे, ठीक है, जैसा उस टाइम उन्होंने शेप बताया था अफ्रीका का, जैसा आज है उस तरह से ही बताया था, तो अल बट्टानी से ये एग्री करते थे। ही डिस्क्राइब्ड द सोर्स ऑफ नील इन द माउंटेन ऑफ एबिसिनिया, तो इन्होंने किसको? नाइल रिवर जो है, नील नदी, इसके सोर्स को भी डिस्क्राइब किया। तो ये था अल मसूदी के बारे में। अल मसूदी के बारे में कोई दिक्कत हो तो कमेंट अभी कर सकते हो। ये तस्वीर ध्यान रखना है, किसकी है? अल बरूनी की तस्वीर है। टाइम पीरियड याद रखना है, 973 से 1039, ठीक है, 973 से 1039। अल बरूनी नाम याद रखना है, अल बरूनी। इनके बारे में अगर बात करें, अल बरूनी का जन्म कहाँ? खीवा में हुआ। खीवा कहाँ? प्रेजेंट अगर आज का उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इंडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करते थे। इंडक्टिव डिडक्टिव हमने जो पहली क्लास थी प्लेटो और जब अरिस्टोटल बताया था तभी आपको क्लियर कर दिया था। आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, पहले आप उस क्लास को देखना फिर इस क्लास को देखना। अल बरूनी को फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी और फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है? अल बरूनी को फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी, किसको? अल बरूनी को। इनको अल उस्ताद मास्टर की उपाधि भी मिली है। अल उस्ताद यानी द मास्टर, ये उपाधि किसको मिली? अल बरूनी को। 11वीं सेंचुरी को क्या बोला जाता है? रिगार्डेड एज द एज ऑफ अल बरूनी, 11वीं सेंचुरी को किसका टाइम पीरियड बोला जाता है? अल बरूनी का टाइम पीरियड बोला जाता है। ये महमूद ऑफ गजनी के गुलाम था। कौन? जो अल बरूनी है, जो गजनवी था, गजनवी, ठीक है, भारत पर इसने कई बार अटैक किए थे, लूट कर ले गया था सोमनाथ मंदिर को, ये वही गजनवी है, ठीक है, क्रूर एक तरह से। तो गजनवी का गुलाम कौन था? गजनवी का गुलाम अल बरूनी था, अल बरूनी, ठीक है जी, गजनवी का गुलाम अल बरूनी था, ध्यान रखना है। इन्होंने इनके वर्क किताबुल हिंद इम्पोर्टेंट है। किताबुल हिंद भारत के बारे में वर्णन किया है इस किताब में। किताबुल हिंद में किसने? अल बरूनी ने लिखी। अल कानन अल मसूदी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अल कानन अल मसूदी आए तो आप सोचोगे अल मसूदी ने लिखी है, तो आप क्या सोचोगे भैया कि ये तो अरे अल मसूदी ने लिखी होगी, तो वहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये अल कानन अल मसूदी ने नहीं लिखी, अल बरूनी ने लिखी है। इसलिए लिख रहे हैं कि याद हो जाए आपको, कोई दिक्कत नहीं आए।
अब नाम इसका अल मसूदी क्यों रखा, अल कानन अल मसूदी। जो गजनवी है, गजनवी का बेटा था, गजनवी का बेटा जो अल मसूदी था, गजनवी का बेटा, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने लिखा था अल बरूनी ने, तो उसी के नाम पर ये किताब रखी, अल कानन अल मसूदी। क्लियर हुआ। गजनवी का बेटा था अल मसूदी, उसके बारे में, मसूदी नहीं था, मसूद था उसका नाम, क्या था, मसूद नाम था, उसके नाम पर ही ये किताब लिखी थी। वेस्टीज ऑफ द पास्ट अथर अल बगिया, ये भी अल बरूनी ने लिखी। तारिक उल हिंद, ये भी अल बरूनी ने। तारिक अल जमाकीर, तारिक अल सायदना, ये सब अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। इसमें जो शुरू की दो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अल कानन अल मसूदी, अल बरूनी गुलाम था गजनवी का, और जो गजनवी का बेटा था मसूद, उसके नाम पर ये किताब लिखी थी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फिर रिपीट कराएं। फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी, फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इंडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करते थे। अल उस्ताद यानी मास्टर की उपाधि मिली हुई थी। 11वीं सेंचुरी को एज ऑफ अल बरूनी बोला जाता है। गुलाम थे महमूद ऑफ गजनी के, उनका बेटा था मसूद गजनवी का, उसके नाम पर एक किताब लिखी। किताब अल हिंद में भारत के बारे में वर्णन किया। पतंजलि को संस्कृत से अरेबिक में किसने ट्रांसलेट किया, ये भी किसने किया, अल बरूनी ने। अल तहदीद बुक किसके बारे में लिखी, यूनिवर्स के बारे में, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, ये भी किसने लिखी, अल बरूनी ने। अल तहदीद किसने लिखी, अल बरूनी ने। रिसाला बुक किसने लिखी, अल बरूनी ने। रिसाला बुक इम्पोर्टेंट है, किसने लिखी, रिसाला बुक अल बरूनी ने, ठीक है। इसमें इन्होंने डे और नाइट के बारे में बताया, एंड ये भी प्रूव किया कि पोल पर 6 महीने का दिन क्यों होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। अल बरूनी। इन अल कानन अल मसूदी ही प्रेजेंटेड अ मास्टरली एक्सपोजिशन ऑफ बोथ द सोलर। अल कानन अल मसूदी में इन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों के बारे में बताया है, ठीक है जी। ही ऑल्सो डिस्कस द रीजन्स एंड टाइमिंग। अब इन्होंने सूर्योदय और सूर्यास्त, डॉन और ट्विलाइट दोनों के बारे में बताया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉन और ट्विलाइट के बारे में किसने बताया है, अल बरूनी ने। किसने, अल बरूनी ने। अल बरूनी मेजर्ड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द मून एंड द अर्थ। ये भी किसने मेज़र की, अल बरूनी ने। इन्होंने रिसात अल हिंद लिखी। राशिकत अल हिंद, रशिकत अल हिंद किसने लिखी, अल बरूनी ने। इसमें जोडियक इन इंडिया, इसके बारे में, जो राशि हैं, राशियाँ के बारे में अल बरूनी ने बताया है। ही ऑल्सो अवेयर ऑफ द हिमवत, हिमवत के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में भी, हिमवत हिमालय पर्वत के बारे में भी ये क्या थे, जागरूक थे, अवेयर थे, ठीक है जी। ही रेफर टू द माउंटेन ऑफ मून सिचुएटेड नियर द इक्वेटर विच वॉज द सोर्स ऑफ नाइल रिवर। माउंटेन ऑफ मून के बारे में बताया इन्होंने, बोला नाइल रिवर इसी का सोर्स है जो कि इक्वेटर के पास है, माउंटेन ऑफ मून। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडस रिवर। पहला पर्सन था जिन्होंने इंडस रिवर के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। और भारत में जो सीजन्स हैं उनके बारे में भी एक्यूरेट नॉलेज दी अल बरूनी ने। ये था अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी के बारे में कोई अभी भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो। काफ़ी काम किया है इन्होंने। बुक के नाम याद रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्क है अल बरूनी के, वो ध्यान रखना है। अल मसूदी, अल बरूनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों के बारे में ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। अल मसूदी के बाद आते हैं अल इदरीसी। ये कौन है, अल इदरीसी हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अल इदरीसी, इनका टाइम पीरियड 1099 से 1165 AD तक रहा है, ठीक है जी। लीडिंग स्कॉलर, जियोग्राफर और कार्टोग्राफर रहे हैं 12वीं सेंचुरी के। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है, जैसे ग्रीक जियोग्राफर का क्रम पूछा गया अभी कल के UGC नेट के एग्ज़ाम में,
तो ऐसे ही इनका क्रम भी पूछ सकते हैं। अल बरूनी को आप इसलिए ध्यान रखोगे, इन्हें 11वीं सेंचुरी इन्हीं के नाम पर है, ठीक है। अल मसूदी को कैसे याद रखोगे? अल मसूदी का टाइम पीरियड यहाँ दिया गया नहीं है, मेंशन कर देंगे कमेंट सेक्शन में बाद में, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना, बाकी आप सर्च कर सकते हो, लेकिन इनसे पहले थे बाकी सबसे, ये ध्यान रखना है। अल इदरीसी 1099 से 1165, इनका जन्म कहाँ हुआ? क्यूटा मोरक्को में, जो प्रेजेंट मोरक्को है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डोवा, इन्होंने अपनी स्टडी कहाँ की? यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डोवा स्पेन में। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों बता दिया? देखो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में रेड जेल के यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाकर दे दिया था, इसलिए अब आपको थोड़ा और डीप पढ़ना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डोवा जो कि स्पेन में है, यहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन ली एंड लेटर मूव टू सिसिली वेयर ही वर्कड टू द नॉर्मन किंग रोजर II के अंडर में इन्होंने काम किया। ये इंपॉर्टेंट है बुक इनकी, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। किसकी बुक है? ध्यान रखना है नाम इनका, अल इदरीसी। क्या नाम है? अल इदरीसी। क्या नाम है? अल इदरीसी, अल इदरीसी, ठीक है जी। तो इनकी बुक का नाम याद रखना, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अल इदरीसी ने नॉर्थ हेमिस्फीयर को 70 सेक्शन में डिवाइड किया। 7 लैटिट्यूडनल सेक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। तो 7 लैटिट्यूडनल सेक्शन में, 7 लैटिट्यूडनल सेक्शन में, 7 लैटिट्यूडनल सेक्शन में और 10 लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अल इदरीसी ने डिवाइड किया। तो 70 सेक्शन में किसने डिवाइड किया? अल इदरीसी ने। हिज फेमस वर्ल्ड मैप टैबुला रोजरियाना, देखो नीचे लिख बना, ये टैबुला रोजरियाना है, इनका इम्पोर्टेंट मैप है, ठीक है। ये याद रखना है, पूछा गया है। टैबुला रोजरियाना, टैबुला रोजरियाना किसके द्वारा बनाया गया? तो अल इदरीसी। किसके द्वारा? अल इदरीसी, अल इदरीसी। हिज मैप वॉज बेस्ड ऑन रफ रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन पर था इनका ये मैप। अल इदरीसी से 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड एंड टैबुला रोजरियाना, ये 2 क्वेश्चन पक्के हैं। बाकी और भी पूछ सकते हैं कि 70 सेक्शन में किसने डिवाइड किया, ठीक है, और कहाँ स्टडी की, ये कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो अल इदरीसी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता भी बोलते हैं, इब्न बतूता 1304 से लेकर 1368, 1304 से लेकर 1368 काफ़ी लोगों के कोर्ट में इन्होंने काम किया है, ठीक है। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी रहे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी। तो इनके बारे में देख लेते हैं। बोर्न इन तंजीर जो कि प्रेजेंट मोरक्को में है, यहाँ इनका जन्म हुआ इब्न बतूता का। इब्न बतूता ग्रेट अरब ट्रेवलर, ठीक है। 28 साल तक इन्होंने ट्रैवलिंग की। एक तरह से डिबेट है 2 के बीच में, एक मार्को पोलो आएंगे अभी आगे, मार्को पोलो और इब्न बतूता, इन दोनों के बारे में ये डिबेट है कि किसने ज़्यादा ट्रैवल किया। तो इब्न बतूता ऑप्शन में आए तो इब्न बतूता लगाना, मार्को पोलो आए मार्को पोलो, अगर दोनों आए तब दिक्कत का विषय है, देख लेना है ऑप्शन के हिसाब से। वैसे आपको क्या लगाना है, फिर मार्को पोलो लगाना है, ठीक है, लेकिन दोनों को ही माना जाता है। इन इंडिया ही सर्व्ड एज द कोर्ट ऑफ, ये हमने बताया, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 26 साल रहे थे। बुक रिहिला, बुक क्या है? रिहिला है, जिसका मतलब जर्नी है। क्या है? यात्रा है, जर्नी।
और रिसाला अगर पूछा जाए कि रिसाला किसकी थी, इन दोनों में कन्फ्यूज़न कर देते हैं, ठीक है, रिसाला और रिहिला। तो रिहिला तो किसकी है, इब्न बतूता की है, और रिसाला अल बरूनी की है, अल बरूनी, ठीक है, रिसाला अल बरूनी, रिहिला इब्न बतूता। सारे याद करा देंगे आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे। नेक्स्ट आते इब्न खालदून, 1332 से 1406 तक, 1332 से 1406 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ये कंबल वाले बाबा इब्न खालदून है, कंबल वाले बाबा इब्न खालदून है, नाम याद रखना है, इब्न खालदून, इब्न खालदून, ठीक है। फेमस हिस्टोरियन एंड जोग्राफर, जन्म प्रेजेंट टूनिसिया में हुआ। बुक मुकद्दिमा, मुकद्दिमा बुक इब्न खालदून, इब्न खालदून के द्वारा लिखी गई। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताई थी जब रैपिड रिवीजन कराया था कि जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता वो क्या है, रिहा हो गए, जेल से क्या है, रिहा हो गए। और जो इब्न खालदून है, कंबल वाले बाबा, इब्न खालदून कंबल वाले बाबा, इन पर क्या है, मुकदमा चला दिया, मुकदमा, ठीक है। इब्न बतूता तो रिहा कर दिए, किस लिए रिहा कर दिए कि भैया तुम बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए हो, चलो तुम्हें रिहा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इब्न खालदून कंबल वाले बाबा पर मुकदमा चला दिया इनकी जगह। अब याद कैसे करना है, इब्न बतूता की बुक रिहिला है, क्या है, रिहिला इब्न बतूता की, और इब्न खालदून की मुकद्दिमा है, इससे मुकद्दिमा है, इससे याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। दोनों बुक मुकद्दिमा इब्न खालदून एंड रिहिला इब्न बतूता। इब्न बतूता ज़्यादा घूमे इसलिए उन्हें रिहा कर दिया एंड इब्न खालदून पर मुकदमा चला दिया। तो कोई भी ट्रिक बनाओ लेकिन याद जरूर करो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस मास्टरपीस डील्स विद डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन इट्स वेरियस एस्पेक्ट। तो इन्होंने इस मुकदमा में जो सोसाइटी के बारे में बताया है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्कशन किया ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में। इन्होंने इब्न खालदून ने मेंशन किया नॉर्थ हेमिस्फेयर इज मोर डेंसली पॉपुलेटेड दैन द सदर्न हेमिस्फेयर, जो कि एक सत्य बात है। तो ये किसने, इब्न खालदून ने बताई थी। इब्न खालदून को फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट बोला जाता है। रेड जेल और सैंपल से पहले भी जो फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट बोला जाता है इब्न खालदून कंबल वाले बाबा को, ठीक है, इब्न खालदून, हु ट्राई टू कोरिलेट मैन विद एनवायरमेंट इन अ साइंटिफिक वे। इब्न खालदून याद रखना है, खालदून खालदून, ठीक है जी, फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अरब के अकॉर्डिंग 7 प्लैनेट्स 7 स्काई, ठीक है, थे, 7 प्लैनेट और 7 स्काई थे, और एक स्काई का अलग अलग कलर था, सभी स्काई का अलग अलग कलर था, ये ध्यान रखना है। 7 प्लैनेट और 7 स्काई के बारे में किसने बताया, अरब जोग्राफर ने। 7th स्काई को इन्होंने क्या बोला, स्वर्ग है, स्वर्ग का रास्ता है, ठीक है, स्वर्ग का रास्ता है। ऐसे ही इन्होंने 7 पृथ्वी बताई कि 7 ऐसे धरती हैं, एक के अंदर एक है, और जो सबसे लोएस्ट है वो क्या है, नरक है, ठीक है। स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से कुछ भी दे दिया और लोग इसी को आज के टाइम में सच मानकर बैठ जाते हैं। स्वर्ग नरक ना आपने देखा है, ना इन्होंने देखा है, ना कहीं लिखा है, अगर किताब में लिखा है वो भी किसी मनुष्य ने ही लिखा है, अपनी तरफ से कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, सबको आज़ादी है, लेकिन साइंटिफिकली ये कोई प्रूव अभी तक नहीं है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ठीक है। अल बालाकी प्रिपेयर्ड फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस ऑफ द वर्ल्ड, किताबुल अस्कल, जो कि अल बालाकी ने पहला क्लाइमेटिक एटलस बनाया, तो नाम याद रखना है, अल बालाकी। अल मकदीसी ने 14 क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया वर्ल्ड को। ये कुछ फैक्ट्स हैं ध्यान रखने। अल बालाकी ने फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस दिया,
अल मकदीसी ने 14 क्लाइमेटिक रीजन्स में वर्ल्ड को डिवाइड किया। इब्न सीना ने जो एजेंट्स हैं डेन्यूडेशन और वेदरिंग के, उनके बारे में बताया। ठीक है जी, इब्न सीना ने। इब्न सीना ऑल्सो नोटेड द प्रेजेंस ऑफ फोजिल इन द रॉक, तो रॉक में फोजिल के बारे में इब्न सीना ने बताया। अल मसूदी ने हु नेविगेटेड इन द कैस्पियन सी राउंड रिकॉर्डेड द स्प्रिंग और नीप टाइड के बारे में, इम्पोर्टेंट है, अल मसूदी ने बताया स्प्रिंग और नीप टाइड के बारे में। इब्न खालदून एक्सप्लेन्ड दैट द निग्रोज आर ब्लैक बिकॉज दे लिव इन द वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन while the people of the temperate and cold region are whitish in color। ठीक है, तो जो काला रंग है, जो ब्लैक कलर है निग्रो का, ये इब्न खालदून ने बोला है, हम नहीं बोल रहे। ठीक है, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से, एंड जो वाइट स्किन टोन है, जो टेम्परेट और कोल्ड रीजन में पीपल रहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। यहाँ आज हमारी सेकंड क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको देखिए नोट्स अच्छे लग रहे हैं, अगर नोट्स लेने हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको नोट्स की पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस नंबर पर आप मैसेज करोगे, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।